ये जो थर्ड पार्ट इस चैप्टर का था, जिसमें हम लोग डाया पैरा फेरो इनके बारे में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है। तो इसमें वेरियस टर्म्स जो है, कुछ जो है टर्म्स हैं उनको बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। मतलब अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो ये हमने क्या बताया था, एक्सटर्नल फील्ड जिसमें हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, H इज इक्वल टू बी अपान, ठीक। तो एक्सटर्नल फील्ड जिसमें हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज के लिए रख रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक। ये क्या होता है कि सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, I से डिफाइन करते हैं इसको, और I इज इक्वल टू M अपान मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया और उसको हमने कहीं रख दिया और कितना उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, वो जो मेजर करता है मैग्नेटिक, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। और इसको लिखेंगे M इंटू 2L और एरिया इंटू, ये कोई सब्सटेंस है ये जिसको हमने रखा था, इसकी लेंथ हमने 2L ले ली है। तो अब 2L से 2L क्या हुआ, तो हम इसकी ये भी कह सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट एरिया, इसके जो हमने सब्सटेंस रखा है पर यूनिट एरिया जितना पोल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और दो टर्म आपके पास हो गई है, ठीक। अच्छा, यहीं से हम यूनिट भी निकाल लेते हैं। अब बताइए M की यूनिट हम निकाल चुके हैं, तो यूनिट ऑफ I एंड H दोनों की एक साथ, दोनों सेम होती है। तो इसकी यूनिट क्या थी बताइए, एम्पियर इंटू, और ये हो गई मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगी एम्पियर अपान, डायमेंशन दोनों का सेम हो जाएगा, L टू पावर माइनस, ठीक। फिर आते हैं ससेप्टिबिलिटी, ये X नहीं है, काई है, X का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप थोड़ा सा होता है, ये इसको काई कहा जाता है, ठीक। और काई इज इक्वल टू होता है I अपान H, मैथमेटिकल फार्मूला डेफिनेशन ये हो गई, रेशियो ऑफ I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक। एक्चुअली ये क्या बताता है कि ये मेजर करता है डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ है उसको जो बताता है उसको कहते हैं काई, ठीक। और इसके बाद अच्छा, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि दोनों सेम यूनिट होती, कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आते हैं परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये बताता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, एक तरीके से इसको मिस डिफाइन करते हैं। जैसे ये कोई सब्सटेंस है, लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ ये जा रही हैं, एक सब्सटेंस है इसमें ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे जा रही हैं, तो हम ये कहेंगे, इसको हम कहें μ2 और इसको कहें μ1, तो μ2 ग्रेटर देन, कंसीडर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज पासेस थ्रू द सब्सटेंस, उसको कहते हैं परमेबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिपीट हुआ। अब आते हैं रिलेशन, इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, अभी इस पीछे उसे कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आता है, और ये होता है म्यू R इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई M फॉर मिनिमम। इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हो गया मीडियम में, और ये हो गया किसमें, वैक्यूम में, और म्यू R हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्यूरी ला एंड क्यूरी टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, क्यूरीला क्या होता है, क्यूरीला है कि काई जो होता है 1 अपान टी, और काई इज इक्वल टू हो गया C अपान टी। मतलब कि पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक। तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती है
किसके लिए होता है? ये पैरा के लिए होता है। तो उससे ये हो गया क्यूरी लॉ, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेस। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है कन्वर्ट हो जाए किसमें? डाया में। मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर एट व्हिच फेरो सब्सटेंस है कन्वर्टेड इनटू पैरा। तो दोनों ये डेफिनेशन तो नहीं आती है, लेकिन ये क्यूरी टेम्परेचर कई बार पूछा गया है। जैसे निकिल, कोबाल्ट हैं, अब इनका जो है उससे जब ज़्यादा हम कर देंगे तो इनका जो फेरो सब्सटेंस है कन्वर्ट हो जाए किसमें? पैरा में। तो क्यूरी टेम्परेचर आता है और इसमें कर्व जो है प्लाट करेंगे काई और टी में, तो कर्व कैसा होगा बताइए? और 1/काई एंड 1/टी में कैसा होगा? और काई और 1/टी में भी कैसा होगा? ठीक, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। यहां ध्यान दिया रहिए कैपिटल टी है तो हम केल्विन में लिया करेंगे। जनरलाइज क्वेश्चन करेंगे काई 1/काई 2 इज इक्वल टू T2 क्यूरी विजुलाइज। ये क्या होता है कि ये होता है फेरो के लिए होता है। ठीक, फेरो के लिए क्या होता है कि क्यूरी टेम्परेचर से एबव जब टेम्परेचर करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फेरो के सब्सटेंस, फेरो सब्सटेंस का जो ससेप्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करता है। ठीक, तो ये फेरो के लिए एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर जो है काई 1/T या काई इज इक्वल टू, कर प्लाट करिए इसमें काई और टी में, ऐसे कर्व था, याद करिए। ये आपका क्यूरी टेम्परेचर था। ठीक, बोलिए। तो क्यूरी टेम्परेचर से जब ज़्यादा हम इंक्रीज करते हैं तो ससेप्टेबिलिटी किसकी डिक्रीज करती? फेरो की डिक्रीज करती है। और यही कर्व हम प्लाट करें 1/काई में और टी में तो कर्व स्ट्रेट लाइन जाएगा और ये आपका TC हो जाता है। अब इसको जनरली ऐसे समझ लो, इस पर तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कर्व वगैरह आ सकता है और बाकी न्यूमेरिकल आएगा तो क्यूरी वाले पे आता है। अब एक टर्म आया इंटेंसिटी ऑफ आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ऐसे समझ लो कि कोई बाबा आए हुए हैं और जो प्रवचन दे रहे हैं वो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, किसी की 3 औलादें हैं और उन्होंने तीनों को भेज दिया कि जाके इनकी अच्छी चीज़ें सीख के आ जाएं। अब जो है तीनों को भेजा, किसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना प्रभावित हुए, कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है। और इसके बाद आता है काई। काई ये बताता है कि कितना कितना इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा है, मतलब कोई ज़्यादा कोई कम। जैसे एक ने कहा भाई सारी चीज़ें बाबा ने सही बताया, एक ने कहा 2 चीज़ें सही बताया, एक ने कहा सब बेकार बताया। ये जो मेजर करता है वो काई कहलाता है। और इसके बाद हम आते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर क्या हुआ कि जो सीख के आए हैं ये लगा यार गलत सीख के आ गए हैं। ठीक, अब इनको लपड़ियाना शुरू कर दो, ये भूल जाए सारा, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दो। तो ये जो होता है, हमारे पास 3 लोग मैंने भेजा, एक हो गया डाया, एक हो गया पैरा, एक हो गया फेरो। तो डाया के ऊपर समझो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाबा ने जितनी बातें बताई सब गलत बताई, उसने कहा सब बेकार चीजें हैं, एक भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, तो उसके ऊपर हमें पीटने की उसको जरूरत ही नहीं है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। जब उसके कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा कोई जरूरत नहीं समझाने की। दूसरा हो गया जिसने कहा भाई 2 चीज बाबा ने सही बताया है कि शराब न पियो, गाली न दो, ये 2 बातें सही हैं, बाकी उसने नहीं सीखा है। तो वो हो गया आपका पैरा। और तीसरा हो गया फेरो, बाबा ने सब बताया, सब सही सही बताया, सब सीख के आया है। तो इसका मतलब हो गया क्यूरी टेम्परेचर जो हुआ वो डाया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए है? पैरा के लिए है। और क्यूरी विस्ला किसके लिए है? फेरो के लिए है। तो ये जो चारों डेफिनेशंस हम आपको बता रहे हैं, ये डाया पैरा को कंपेयर करने में इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल के लिए जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो केवल एक बना आपका μr = 1 + काई
दूसरा न्यूमेरिकल के लिए जो बनता है आपका कि ये क्यूरी टेम्परेचर का I1 अपान I2 इज इक्वल टू T2 अपान T1। न्यूमेरिकल दो इन फॉर्मूलों बनेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। अब हम डाया पैरा फेरो को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। मेन आपकी जरूरत यहीं से है। अब इसको ध्यान समझिएगा। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो मैग्नेट के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉपर्टी रखते हो, रिपेल करते हो, अट्रैक्ट करते हो, उनको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। 3 टाइप्स के हो गए, डाया, पैरा एंड फेरो। तो डाया वो होते हैं जो रिपेल होते हैं। ये हमने मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका डाया सब्सटेंस हुआ, ये रिपेल हो गया, हायर से लोअर की ओर जा रहा है। पैरा में क्या हो जाएगा, ये हमने मैग्नेट ले लिया, अट्रैक्ट होता है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ। फेरो में क्या हुआ, रैपिडली अट्रैक्ट, तेजी से अट्रैक्ट होगा, ठीक। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। एग्जाम्पल में हम लेते हैं NaCl हुआ, H2O हुआ, ठीक, हीलियम हुआ, नियान हुआ, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसमें आपका Na हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, Mn हो गया, Mg हो गया, ये सब आ जाएंगे। इसमें आपका निकिल, आयरन और कोबाल्ट हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट, ये जो होते हैं ऐसा क्यों करते हैं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इवन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक्सेस आर ऑड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं ये भी। इसमें डोमेन थ्योरी होती है, हम इस पर इसके बारे में ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे यहाँ, ठीक। यहाँ आते हैं हम लोग, ये एटॉमिक मॉडल पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ये भी एटॉमिक मॉडल और ये डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी हमने आपको बताया था कि ग्रुपिंग ऑफ जो है एटम्स होते हैं जो 10⁻17 to 10⁻21 एटम्स एक साइड में होते हैं, उनको कहा था डोमेन कहा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, अब इधर देखिए, अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अभी इतना कोई खास नहीं था। अब देखिए, नॉर्थ साउथ, और ये कोई हमने स्प्रिंग से ऐसे लटकाया, तो ये डाया सब्सटेंस हमने लटकाया, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ फील्ड ज़्यादा है तो ये कम फील्ड की, और ये कंप्रेस हो जाएगी, ऊपर को भागेगा, ये हायर फील्ड टू लोअर फील्ड भागता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे हमने स्प्रिंग्स लटकाया, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये नीचे की ओर भागे, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर को, ये एक्सपेंड करेगी, और ये सेम है, मतलब मोर देन पैरा। फिर इसके बाद देखिए, हमने ऐसे कोई डाया सब्सटेंस रख दिया वो, और यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ फील्ड ज़्यादा है, कम है तो ऐसे सेफ हो जाएगा। ये जहाँ फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ ये कम हो जाएगा। और इस केस में यहाँ क्या हो जाता बताओ, नॉर्थ साउथ ये किया हमने, ऐसे प्याले में कोई चीज़ रख दिया पैरा सब्सटेंस, तो ये इस तरह का शेप बन जाएगा। जहाँ फील्ड ज़्यादा है वहाँ ये ज़्यादा हो जाता है, और ये मोर देन वही पैरा। फिर आते हैं ये, यहाँ कोई पैरा डाया सब्सटेंस रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, इस तरह भागता है।
मतलब कि यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बन जाएगा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और यहाँ पर पैरेलल हो जाता है ऐसे ही, ये पैरा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर वही सेम एज, ठीक। अब देखिए आगे, अब ये अभी जो बताया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपका स्टार्ट हो रहा है। डाया में अब जो भी हमने पढ़े सारे ससेप्टेबिलिटी, आई, इनके बारे में बताने जा रहे हैं, और म्यू आर, इनके बारे में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो चलो हम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो ये जो डाया है ये तो कुछ सीख के आया ही नहीं है, तो टेम्परेचर का कोई लेना देना। इसका मतलब हो गया काई डज नॉट डिपेंड ऑन, हम कर प्लाट करना चाहें टी में और काई में, स्ट्रेट लाइन ऐसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पैरा में क्या कहानी थी, ये क्यूरी लॉ को ओबे करेगा ऐसे, और ये किसको, क्यूरी वीज लॉ कहा जाता है। ये इस तरह का, ये क्यूरी लॉ, क्यूरी वीज लॉ, ये किसी लॉ को डिपेंड। अब आ जाते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एंड काई दोनों ही नेगेटिव एंड स्मॉल होते हैं। इसका मतलब होगा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, उसको मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं काई और आई नेगेटिव और स्मॉल। इसके लिए काई एंड आई पॉजिटिव एंड स्मॉल, इसके लिए काई एंड आई पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। ये पॉइंट आपका ज्यादा आता है, ये भी आते हैं। अब इसके बाद म्यू आर, ये लेस देन क्या होता है 1, म्यू आर की वैल्यू म्यू अपान म्यू नॉट, लेस देन 1 मीन्स म्यू नॉट लेस देन। इसका क्या मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई दुष्ट टाइप का होता है, अब उसको तुम सिखाओ तो और दुष्टता करता है। इसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, मतलब म्यू नॉट हो गया जो बाबा के पहले, और म्यू हो गया बाबा के परजेंस में। तो बाबा की परजेंस में गया तो 2-4 अच्छाइयाँ थी, वो भी उसने कहा बेकार का, ये भी हम नहीं मानेंगे। ठीक, जैसे कोई खराब औलाद होती है, उसको डांटो तो और बिगड़ता जाता है। तो वही कहानी इनकी हुई कि वो ऐसे कुछ था ही था, और जब बाबा के यहाँ गए और गड़बड़ कर दिया। लेकिन इनकी कहानी क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ म्यू ग्रेटर देन क्या हुआ, ये कुछ बातें सीख के आ गए हैं। इसका मतलब बाबा की परजेंस में इनकी म्यू की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। और यहाँ इनका कहानी क्या होता है, मच ग्रेटर देन 1, तो म्यू मच ग्रेटर देन, ये खूब सीख के आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डाया पैरा फेरो में आपको मिलेंगी। अब एक टर्म और रह गया, हिस्टेरिसिस, इसके बारे में समझ लीजिए। ये कर्व है, हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक, अब ये हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है, कर्व प्लॉट किया गया, किसके बीच में, H और B या H और I के बीच में। तो कर्व हमारा इस तरह होता है, बहुत डेप्थ नहीं जाएंगे, केवल एक क्वेश्चन आता है बस। ये बड़ा खूबसूरत सा ये बनता है, ऐसे हर क्लास में प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये टीवी स्क्रीन चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन होता है, ऐसे ही होता है। ठीक, कर्व ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप H की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, I की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आई, और मैक्सिमम वैल्यू के बाद अब H हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो I भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन H हम 0 कर दें, लेकिन I 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि H इंक्रीज कर रहे हैं, बाबा बताते जा रहे हैं, लोग सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। एक लिमिट हुई, उसके बाद सुनना समझना बंद। अब बाबा धीरे धीरे जा रहे हैं,
तो जो कुछ सुने समझे हैं उसमें से एक बात दो बात भूल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें बाबा चले गए तब भी है, तो तब भी है, वो कहलाता है रिटेंटिविटी। बाबा के न रहने में देखा होगा ऑफिस में ऐसे नीडल आप उठाइए लटकती हुई चली जाती हैं, मैग्नेट नहीं है उसके बावजूद भी चिपकी हुई हैं और कुछ देर के बाद गिर जाती हैं। तो मैग्नेट की एब्सेंस में भी उनमें मैग्नेटिक करैक्टर जो होता है वो कहलाता है रिटेंटिविटी। अब क्या हुआ, अब एक आदमी लगा दिया कि यार दो चार बातें जो सीखा है इसको जल्दी से भूलवाओ, सब उल्टा सिखाना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स कर देंगे तो अब देखिए यहाँ H निगेटिव रिवर्स डायरेक्शन फील्ड हमने लगा दिया, तो जब रिवर्स लगा दिया तो यहाँ पर वैल्यू आई की क्या हो गई, 0 हो गई। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर, मतलब पहले तो यह हुआ कि बाबा चले गए, अभी दो चार बात याद है उसको, वो हो गई रिटेंटिविटी। अब हम चाहते हैं दो चार बात वो भी भूल जाए और उल्टा सिखाना शुरू कर दिया, तो एक समय आएगा कि वो भी क्या करेगा, भूल जाएगा, और उसको कहा जाता है कोएरेसिविटी। तो दो टर्म आए, रिटेंटिविटी और, तो रिटेंटिविटी क्या हुई, जो बाबा चले गए उसके अंदर मैग्नेट नहीं है तब भी उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर है, रिटेंटिविटी कहलाता है। और दूसरा कोएरेसिविटी क्या हुआ कि रिवर्स फील्ड लगाया जिससे कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, उसको कहते हैं कोएरेसिविटी। इसमें मात्र एक क्वेश्चन बनता है सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन, और बड़ा ही वैसा क्वेश्चन है, हर बुक में अलग अलग तरीके से। ये सॉफ्ट आयरन है और ये हार्ड आयरन है, ठीक। तो क्या है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी और कोएरेसिविटी दोनों लो होती है और हार्ड आयरन की दोनों हाई होती, बस यही एक क्वेश्चन आता है आपका। क्लियर हो गया, बुकों में कुछ अलग अलग दिया, बस आपको बस एक क्वेश्चन यही मात्र याद करना है। और इसीलिए सॉफ्ट आयरन हम लोग यूज करते हैं कि रिटेंटिविटी लो है, कोएरेसिविटी भी लो है, जल्दी से मैग्नेटाइज होगा और जल्दी से डीमैग्नेटाइज होगा। ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज करते हैं कि हमारा इंडक्शन फिनोमेना होता है ना, तो जल्दी से मैग्नेटाइज हुआ और जल्दी से क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ। तो सॉफ्ट आयरन का बस मात्र एक क्वेश्चन आता है और बुकों में अलग अलग ध्यान दिए रहना। तो सॉफ्ट आयरन का जो हमारा रिटेंटिविटी एंड कोएरेसिविटी दोनों लो होती है, हार्ड की दोनों हाई होती है।